आज हम लोग शुरू करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और हम लोग बचपन से फिजिक्स में कुछ जानते हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी स्ट्रीम का आदमी हो, राजनेता आदमी हो, न्यूटन के थर्ड लॉ को बड़े अच्छे से जानता है ना। एक्शन रिएक्शन की बात बड़े अच्छे से जानता है, भाई एक्शन का रिएक्शन होता है। लेकिन इस बात को जितना अच्छे से वो जानते हैं ना, उतना ही इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये तो हम जानते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये रूल जो है ना याद करना बहुत इजी है, और इसके इतने सारे एग्जांपल्स हम लोग बताते हैं जिससे बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है और सबको याद रह जाता है। तो प्रॉपर तरीके से समझना जरूरी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं इसको। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन इसके अंदर जो चीज हम नहीं जानते वो ये है, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन तो होता है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते। ठीक है, नहीं तो एक्शन का रिएक्शन होगा जैसे, तो नेट तो जीरो हो गया ना, है ना, हमेशा ऐसा ही होगा। मैंने आप लोगों के नोट्स में एक एग्जांपल डाला हुआ है। एक जो है आदमी घोड़े को मारता है और कहता है चल, तो घोड़ा कहता है कि मेरे चलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना फोर्स मैं लगाऊंगा एक्शन के लिए उतना ही रिएक्शन मुझे मिलेगा बैक साइड में, तो टोटल तो जीरो हो जाएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं चलने का, है ना। तो ये एक छोटा सा मैंने एक ऐसे कार्टून टाइप आप लोगों के नोट्स में डाला हुआ है, ये समझाने के लिए कि अगर हम ये मानेंगे कि एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो हमेशा जीरो आएगा और हम लोग कहीं नहीं चल पाएंगे, वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन एक्शन और रिएक्शन एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये है हमारा टेबल, और टेबल के ऊपर, ये टेबल है, टेबल के ऊपर रखी हमने एक बुक। दिस इज अ बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल, दिस इज अ बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल। अब एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है? एक्शन है इसका वेट, बुक का वेट ऑफ द बुक ऑन द टेबल। भाई वजन है ना, अगर तुम हाथ में बुक लेके खड़े होते तो तुम्हें वजन फील होता, वो वेट फील होता, वो फोर्स है, वो एक्शन है। और तुम उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो। अगर ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगाओगे तो बुक नीचे गिर जाएगी ना, अगर अपने हाथ को हटा लोगे तो बुक नीचे गिर जाएगी। तो ऊपर की तरफ है रिएक्शन। तो एक्शन किस पे लग रहा है? एक्शन इज ऑन टेबल, रिएक्शन इज ऑन बुक। समझ गए? सो एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये एक एग्जांपल है टिपिकल सा, बहुत सिंपल सा, जिससे हमें समझ में आता है कि एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है। सो एक्शन इज वेट एंड रिएक्शन इज ऑन द बुक। एक्शन इज ऑन द टेबल एंड रिएक्शन इज ऑन द बुक। एक एग्जांपल और लेके करते हैं एक्शन रिएक्शन का ही, कि क्या एक्शन है और क्या रिएक्शन है। सो अगर हम वॉकिंग एक्शन ले, जैसे हम वॉकिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं वॉकिंग। हाँ, एक एग्जांपल बताऊं, जैसे हम लोग वॉकिंग करते हैं, मैंने एग्जांपल आपको पहले भी बताया है कि ये हमारा पैर है और हम चलते समय जमीन को पीछे पुश करते हैं। दिस इज द पुश ऑन अर्थ। हम लोग अर्थ को पुश करते हैं, दिस इज एक्शन, ये है एक्शन। ठीक है, लेकिन हमारे पुश की वजह से अर्थ पीछे थोड़ी ना हो जाएगी, है ना। अर्थ तो हमें धक्का देगी आगे की तरफ,
दिस इज रिएक्शन। ठीक है, ये एक्शन है और वो रिएक्शन है। रिएक्शन का एक पार्ट हमें आगे चलने में हेल्प करता है और एक हमारे वेट को बैलेंस करता है। ये हेल्प्स अस इन मूविंग फॉरवर्ड, ये हमें आगे चलने में हेल्प करता है और ये हेल्प्स इन लिफ्टिंग, हेल्प्स इन लिफ्टिंग, हमें लिफ्ट करने में हेल्प करता है, हमारे वेट को बैलेंस करता है, यानी कि mg को बैलेंस करता है। रिएक्शन एक्शन की बात समझ में आई? अगर आप दीवार पे धक्का मारो, वो है एक्शन, एक्शन, और दीवार आपको वापस पुश करेगी, वो है रिएक्शन। मान लो आप स्केटबोर्ड पे खड़े हो, स्केटबोर्ड पे खड़े होकर दीवार को पुश करोगे तो आपका स्केटबोर्ड पीछे जाएगा। एक्शन का एक्शन आपने किया वॉल के ऊपर, रिएक्शन मिला आपके ऊपर। तो एक्शन रिएक्शन दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करते। और हम लोग मोटे तौर पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि रॉकेट का प्रोपल्शन भी न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं भाई गैसेस पीछे जाती हैं, रॉकेट आगे जाती है, गैसेस पीछे जा रही हैं, एक्शन एंड दैट इज रिएक्शन। लेकिन सेकंड लॉ की मदद से समझना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन से। अच्छा, स्विमिंग में क्या करते हैं? स्विमिंग में हम पानी से अपने हाथ से पानी को पीछे फेंकते हैं और हम आगे जाते हैं। हाथ यानी एक्शन और उसका रिएक्शन, आप आगे जा रहे हो। एक्शन इज you are pushing the water in the backward direction and you are moving in the forward direction, action और reaction, समझ गए? action is on the water and reaction is on you। ऐसे जब आप बोट चलाते हो, बोट से आप पतवार से, चप्पू से, ओर, इंग्लिश में ओर कहते हैं, ओर से आप पानी को पीछे करते हैं, ऐसे, है ना? एक तरीके से पानी को एक्शन लगा रहे हो और आपकी बोट रिएक्शन में आगे जा रही है। एक्शन और रिएक्शन, क्लियर? ये एग्जांपल काफी रहेंगे एक्शन और रिएक्शन के। सो ये न्यूटन का लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, इक्वल होंगे, समझ गए? अब जो हमने एग्जांपल लिया बुक का और टेबल का, भाई बुक टेबल के ऊपर पड़ी थी, उसका वेट दैट इज एक्शन, रिएक्शन इज अपवर्ड। अगर एक्शन बड़ा हो जाएगा तो बुक नीचे आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो ध्यान से, क्योंकि हम आगे ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। ऐसी सिचुएशन में ये एक्शन रिएक्शन वाली बात बहुत जरूरी, तुम्हें समझ में आनी जरूरी है। ठीक है, तो अगर एक्शन बुक का टेबल के ऊपर वजन, वेट, रिएक्शन के इक्वल है तो हमारी बुक वहीं की वहीं रुकी रहेगी। जैसे फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, अगर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से यही बात है ना कि अगर एक्शन वेट ऑन द टेबल, फोर्स ऑन द टेबल इज इक्वल टू फोर्स ऑन द बुक विल रिमेन एट रेस्ट। अगर वो चल रही होती यूनिफॉर्म स्पीड से तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलती रहती। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई चीज यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रही है ना तो उस पर टोटल फोर्स एक्टिंग जीरो है। याद रखो, इस चीज को भूलना नहीं है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन में बात क्लियर हुई। इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग लेते हैं हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम आप लोगों के सिलेबस में एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, घोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम, घोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम है, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम है। तो एक फिगर बना लेते हैं रफ सा। ठीक है, ये है हमारा घोड़ा, दिस इज अवर हॉर्स, और ये हॉर्स जो है इस तरीके से खड़ा है और वॉकिंग चलने वाला है, चल रहा है, हम सोच सकते हैं इसके बारे में। और इस तरीके से उसका जो पैर है ऐसे ही पैर है उसका, ओके, इस तरीके से। और यहां जो है इसके बॉडी से बंधा हुआ है काट, इस तरीके से काट बंधा हुआ है, दिस इज द काट।
ठीक है, ओके, पूछ रहा कार्ड मिला हुआ। अब देखो इसकी वॉकिंग एक्शन कैसी है, ये चलता कैसे है। जैसे हमारी वॉकिंग एक्शन है, घोड़ा पैर से पीछे पुश करेगा, पुश, पीछे पुश करेगा, उसका रिएक्शन आगे मिलेगा, दिस इज द रिएक्शन, समझ गए, दिस इज द रिएक्शन। रिएक्शन का एक पार्ट आगे चलने में मदद करेगा। मान लो इसका नाम है आर एफ, रिएक्शन फॉरवर्ड, ठीक है। अब गाड़ी भी इसके साथ बंधी हुई है, वो भी कुछ पीछे फोर्स लगाएगी, दिस इज द फोर्स ऑन द हॉर्स एंड दिस इज द, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है ना, दिस इज द फोर्स ऑन द हॉर्स इस तरीके से, एंड दिस इज द फोर्स ऑन द कार्ट, कार्ट पे आगे की तरफ फोर्स और हॉर्स के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स, एक्शन रिएक्शन बना दिया। तो अगर हम कहें भी एक्शन और रिएक्शन इक्वल है तो घोड़ा चलेगा ही नहीं, लेकिन इसको अच्छे से समझना जरूरी है। हॉर्स के ऊपर फोर्स बैकवर्ड्स और कार्ट के ऊपर फोर्स फॉरवर्ड, है ना, क्योंकि घोड़े गाड़ी पीछे बंधी हुई है उसके, और जब वो चलने की कोशिश करेगा तो कार्ट उसको पीछे की तरफ पुश करेगी, मतलब ये खींचेगी। तो कार्ट के ऊपर फोर्स आगे की तरफ, क्योंकि कार्ट आगे जाएगी, घोड़ा आगे चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स। अच्छा, और हम देख सकते हैं हमारी कार्ट के ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स, स्मॉल एफ, समझ गए। अगर घोड़े के ऊपर देखें, मान लो mh है मास ऑफ हॉर्स, mc इज मास ऑफ कार्ट, दिस इज मास ऑफ कार्ट, दिस इज मास ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स की एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द हॉर्स। तो बेसिकली यही करना हम लोगों को। फिर से देखो फोर्सेस देखो कैसे करा हम लोगों ने, घोड़ा पीछे पुश करेगा, उसका रिएक्शन आगे होगा, रिएक्शन का एक पार्ट आगे चलने में मदद करेगा और एक पार्ट ऊपर उसके वेट को लिफ्ट करेगा, है ना, वेट के लिफ्ट वाले को छोड़ देते हैं, आगे चलने वाले को ले लेते हैं, आगे चलने वाला फोर्स। अगर आपका आर एफ बड़ा है, फोर्स ऑन द हॉर्स पीछे लगने वाले फोर्स से बड़ा है, तो आपका घोड़ा चलेगा, और अगर ये छोटा हुआ तो घोड़ा नहीं चलेगा। इक्वल होगा तो भी वो रुका रहेगा, रुका हुआ है तो, समझ गए। तो क्या होना चाहिए, हमारा आर एफ शुड बी ग्रेटर देन एफ एच, समझ गए। आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स से बड़ा होना चाहिए, और अगर ये बड़ा होगा मतलब then this will be the net force on the horse, net force on the horse, समझ गए। अगर नेट फोर्स ऑन द हॉर्स है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन विल बी आर एफ माइनस एफ एच बाई मास ऑफ द हॉर्स, क्योंकि ये वो फोर्स है जो घोड़े के ऊपर लग रहा है, वो इसको एक्सेलरेट करवा रहा है। So mass into acceleration, net force on the horse. So acceleration will be forward वाला force, आगे ले जाने वाला force, पीछे लगने वाला force, and divided by mass of the horse. समझ गए। फिर से देखो एक बार, फिर से देखो, हमें इसमें समझना है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है। एक्शन रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, या एक्शन उसका रिएक्शन, ठीक है। कौन सा एक्शन रिएक्शन देख लिया हम लोगों ने, तो इसका एक्शन, दिस इज द रिएक्शन, रिएक्शन के दो पार्ट्स, दिस हेल्प्स इन मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, और ऊपर वाला कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, आगे चलने वाला फोर्स ये है, लेकिन दिस इज द फोर्स ऑन द हॉर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और उसका रिएक्शन क्या है, force on the car in the forward direction. So net force which is acting on the horse is Rf minus Fh. So total force is mass into acceleration, and acceleration will be this thing. इसी तरीके से कार्ट की बात करेंगे तो कार्ट के ऊपर टोटल फोर्स कौन सा है, Fc आगे और फ्रिक्शन फोर्स पीछे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या, फोर्स ऑन द कार्ट माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मास ऑफ द कार्ट, समझ गए। दोनों एक्सेलरेशन इक्वल होंगी,
तो फिलहाल एक्शन रिएक्शन में बात क्लियर हुई कि ये दोनों एफ सी और एफ एच, यहां देख सकते हो एफ सी और एफ एच इक्वल होने पर भी हमारा घोड़ा आगे क्यों चला? क्योंकि बहुत सारे दूसरे फोर्सेस भी हैं जिनकी हमें बात करनी जरूरी है और दोनों एक्सेलरेशन सेम होंगी। क्लियर है? ठीक है। सो ये हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में आप लोगों को एक्सेलरेशन निकालनी होती है, इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर हुई? अच्छा, अब हम लोग कुछ सिंपल से और सिंपल, मतलब ये थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक रहा हो ये वाला, इसमें कई सारी बातें आ गई, कई सारे फोर्सेस आ गए। कुछ सिंपल से इक्वेशंस लेकर के हम लोग चलते हैं, फिर उससे हमें क्लैरिटी आएगी। उससे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। सबसे पहला और सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा मैन इन अ लिफ्ट। मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को लिफ्ट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप याद करो। लिफ्ट का एक्सपीरियंस नहीं याद है तो आप लोगों को मैरी गो राउंड का एक्सपीरियंस याद होगा। एक बड़ा सा मैरी गो राउंड होता है, हिंडोला कहते हैं। वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, और याद करो कि कैसा फील होता है। हिंडोले में जब वो ऊपर जाता है आप लोगों को लगता है कि आप बहुत वजनदार हो गए, आप भारी हो गए हो, ठीक है, और आप सीट आपको पुश कर रही है, आप सीट के अंदर धंस रहे हो। लेकिन जब नीचे आता है ना तो आपको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है, बहुत डर लगता है। आपको लगता है कि आपको किसी ने सपोर्ट ही नहीं, कोई भी, सारे सपोर्ट्स गायब हो गए और आपको डर लगता है बहुत ज्यादा। आप जोर से पकड़ लेते हो चीजों को और फिर भी आपको लगता है कि मैं पकड़ तो रहा हूं लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो नीचे आते समय आप लोगों को हल्का सा फील होता है, ऊपर आते समय आपको भारी फील होता है। इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मैन इन लिफ्ट के तरीके से समझेंगे कि लिफ्ट ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर एक्सेलरेट करती है, नीचे एक्सेलरेट करती है, ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, नीचे यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, तो क्या होता है। ये सारे केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ बातें करते हैं, एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं। ये मैन है और ये खड़ा है एक वेइंग मशीन के ऊपर। यहां पर है उसका मीटर, यहां पर पॉइंटर है जो बताएगा उसकी रीडिंग। ओके, अभी चल रहा है नहीं चल रहा है फिलहाल उसकी चिंता ना करो, मान लो ये रुका हुआ है, लिफ्ट इज एट रेस्ट। ओके, सो कौन कौन से फोर्स लगेंगे वेइंग मशीन के ऊपर? दिस विल बी द वेट ऑफ द मैन, ये मैन का वेट होगा, ठीक है, और रिएक्शन तो होना ही है, दिस इज द रिएक्शन। समझ गए? दिस इज द रिएक्शन एंड दे आर नॉट मूविंग एनीवेयर, कहीं नहीं जा रहे। सो एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे। हम कहेंगे दिस इज mg, therefore r is equal to mg। ऐसा कहेंगे when lift is at rest, lift is at rest। समझ गए? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारी लिफ्ट में जो आदमी है और लिफ्ट है एक्सेलरेट करता है ऊपर की तरफ, दिस इज अ पॉइंटर, अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है, ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। पहले जितने भी फोर्सेस हैं पहले वो बनाते हैं। दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द वेट एंड दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी ऊपर जा रही है और एक्सेलरेट भी कर रही है। एक्सेलरेट कर रही है तो ये मानो कि उस पे जरूर कोई फोर्स लग रहा है जो उसको ऊपर लेके जा रहा है। इस चीज को अच्छे समझ लो। अगर वो ऊपर एक्सेलरेट कर रही है इसका मतलब ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो उसको ऊपर एक्सेलरेट करवा रहा है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि रिएक्शन अगर हमारा वेट से बड़ा है, रिएक्शन वेट से बड़ा है तो हमारी बॉडी ऊपर जाएगी। तो बेसिकली ऐसे कह सकते हैं रिएक्शन ही हमारी बॉडी को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द
on the lift? What is the net force acting on the weighing machine? तो हम कहेंगे R mg से बड़ा है और R लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे, तो net force is equal to R minus mg. यही तो फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट करवाएगा, यही फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट करवाएगा। ठीक है, एक्सेलरेट करवाएगा मतलब this is equal to mass into acceleration, because this is the force which is making the lift to move in the upward direction. It is accelerating. बात समझ में आ गई? ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, मशीन क्या रिएक्शन दिखाएगी? दिस इज द रिएक्शन ऑफ द मशीन, मतलब रिएक्शन जो मशीन रीड करेगी ना, दैट विल बी द आर। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आर इज इक्वल टू mg प्लस ma, आर इज इक्वल टू mg प्लस a। इसीलिए हमारी मशीन will show more weight, it will show या we will feel heavier, हम लोगों को भारी फील होगा अगर हम ऊपर जा रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर से देखो इस चीज को समझो। पहले तो हमने फिगर बनाना है, वेट mg, रिएक्शन अपवर्ड्स, क्लियर, और हमारी बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। तुम क्या कहेंगे, कौन एक्सेलरेट करवा रहा है? क्योंकि फोर्स तो ये लग रहा है, आर लग रहा है, mg लग रहा है, तो इसमें आर बड़ा हुआ, आर ऊपर एक्सेलरेट करवा रहा है। सो आर माइनस mg वो फोर्स है जो हमारी बॉडी को एक्सेलरेट करवाएगा। सो व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन विल बी mg प्लस a। तो हमें अपना वजन ज्यादा फील होगा, विल फील हैवियर, इसलिए ऊपर एक्सेलरेट करते समय हमें ज्यादा वजन फील होता है। ये बात क्लियर हुई? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? दूसरी बात, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए, यानी हमारी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जाए, अगर हमारी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जाए, कोई एक्सेलरेशन ना हो, तो इस वाले फॉर्मूले में R विल बी mg, यानी मशीन करेक्ट वेट शो करेगी। समझ सुनाई बात? अगर हमारी लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, तो अवर मशीन विल शो करेक्ट वेट। इसी तरीके से और दूसरी सिचुएशन लेते हैं। और अब की बार तुम लोगों को बताना है, यू विल टेल मी द आंसर, यू विल राइट द आंसर्स एंड टेल मी, अगर हमारी लिफ्ट, दिस इज द मैन, दिस इज द लिफ्ट, ओके, and the lift is moving in the downward direction with acceleration a acceleration से लिफ्ट नीचे जा रही है, फोर्स बना लो mg, this is reaction। अब बताओ what will be the reaction, what will be the weight shown by the machine? फटाफट इक्वेशन बना लो इसकी and tell me what will be the equation। तुम लोगों को बताना है mg, this is mg, this is reaction and the lift is accelerating downwards, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, r is mg minus a। और बताओ जल्दी, शाबाश बताओ, शाबाश, एक बच्चे ने बताया बेबी, सभी बताओ भाई, रक्षिता, मकुल, सक्षम ने बताया बेबी, अंशुल, मुझे नजर नहीं आया। उज्जवल तू भी ट्राई कर भाई, उज्जवल यू आल्सो ट्राई करके बताओ क्या इक्वेशन होगी। हमारी लिफ्ट नीचे जा रही है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा होगा, नेट फोर्स क्या होगा, तुम भी बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक बच्चे ने और बताया। रक्षिता बता भाई, तू भी, रक्षिता यू आल्सो टेल, बड़ा कौन है? देखो बड़ा, हु इज मोर, व्हिच इज ग्रेटर। अब नीचे जा रहा है ना, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, तो कौन बड़ा हुआ? mg बड़ा हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे mg माइनस r, क्योंकि बड़ा कौन है? mg बड़ा ना। mg माइनस r वो फोर्स है जो हमारे लिफ्ट को नीचे ला रहा है, दैट इज ma। सो रिएक्शन विल बी mg माइनस ma, सो रिएक्शन विल बी mg माइनस a। तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? तुम्हें हल्का फील होगा, तुम्हारा वजन कम होगा, तुम्हें वजन फील कम होगा। क्लियर है? अच्छा, हल्का फील होगा, जो तो होता ही है। इसलिए जब तुम्हारा मैरी गो राउंड नीचे आता है ना,
तो तुम्हें बहुत ही डर लगता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सीट, जिस सीट पे बैठे हो वो सीट है ही नहीं, तुमने किसी को पकड़ा होगा वो भी नहीं है, अजीब सा लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को डर लगता है, हमारा वजन कम हो जाता है। अगला देखो, अगर हमारी बॉडी, हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ डीएक्सेलरेट करे, डीएक्सेलरेट्स इस रेट से, ऊपर की तरफ स्पीड डिक्रीज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन स्पीड डिक्रीज कर रही है, डीएक्सेलरेट कर रही है, तब बताओ what will be the weight shown by the machine? What will be the machine show? करके बताओ। ऊपर की तरफ डीएक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट नहीं कर रही, डीएक्सेलरेट कर रही है, जल्दी बताओ, शाबाश। ऊपर की तरफ डीएक्सेलरेट कर रही है, mg माइनस से, पहले इक्वेशन लिखो बेटा, सीधे आंसर मत बताओ, इसकी इक्वेशन लिख के बताओ मुझे, जस्ट पहले इक्वेशन लिखो, क्या इक्वेशन होगी, पहले इसकी इक्वेशन लिखो, पहले इसकी इक्वेशन लिखनी है, मकुल ने बताया, लेकिन पहले स्टार्टिंग वाली इक्वेशन लिखो। स्टार्टिंग वाली इक्वेशन कौन सी है, कौन बड़ा है, पहले देखो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ऊपर है रिएक्शन, नीचे है वेट, कौन बड़ा है वो देखो, और उसके हिसाब से इक्वेशन लिखो। और डीएक्सेलरेशन का ध्यान रखो, डीएक्सेलरेशन है ये, डीएक्सेलरेशन के हिसाब से लिखना है। हाँ, रिएक्शन तो ठीक लिया, R माइनस एम जी, हाँ ठीक है। सो R माइनस एम जी, क्या लिखेंगे, R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे या माइनस एम ए लिखेंगे, एम ए लिखेंगे या माइनस एम ए लिखेंगे, माइनस एम ए, डीएक्सेलरेशन हो रही है, इट इज डीएक्सेलरेशन, माइनस एम ए, आंसर बदल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी माइनस एम ए, सो R will be equal to mg minus ma is equal to mg minus a, यानी कि अगर आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ डीएक्सेलरेट करती है तो आपको हल्का फील होगा, तो ऊपर जाते समय हमेशा भारी फील नहीं होने वाला, ऊपर जाते समय भारी फील नहीं होगा, ऊपर अगर एक्सेलरेट करेगी आपकी लिफ्ट तभी आपको भारी भारी फील होगा, और अगर ऊपर की तरफ डीएक्सेलरेट करती है, ऊपर चलते चलते स्पीड डिक्रीज करती जा रही है, तो आपका वजन ऊपर चलते समय भी कम फील हो सकता है। एक और सिचुएशन करते हैं, एक और सिचुएशन है, और वो है अगर आपकी लिफ्ट, दिस इज अ मैन, दिस इज द मशीन, और आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ डीएक्सेलरेट करती है, अब बताओ, फटाफट लिख के बताओ, इक्वेशन लिखो, प्रॉपर इक्वेशन लिखो, फिर सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर मत लिखना, पहले फोर्सेस बना लो, R mg, और मुझे बताओ क्या आंसर आया, यस लेट मी नो व्हाट इज द आंसर, mg minus r is equal to what, mg minus r is equal to what, इधर लिखो, mg minus r is equal to, F तो ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन टर्म्स में लिखो, इसी टर्म्स में लिखो, mg minus r is equal to ma, याद रखो दिस इज डीएक्सेलरेशन, प्रॉपर तरीके से लिख के बताओ, ये डीएक्सेलरेशन है, सो इट विल बी डीएक्सेलरेशन है, तो क्या लिखेंगे, तो प्रॉपर इक्वेशन लिख के बताओ क्या आंसर आया, नीचे की तरफ डीएक्सेलरेशन, नीचे की तरफ डीएक्सेलरेशन, स्पीड घटती जा रही है, स्लो होती जा रही है, बाद रुक जाएगी, डीएक्सेलरेट करें नीचे तरफ, क्या लिखेंगे, सोचो, गलत लिख रहे हो, डीएक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, दिस इज डीएक्सेलरेशन, हम लिखेंगे mg minus r is equal to minus ma, ठीक है, हाँ, so r will be mg plus ma,
R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, यानी नीचे आते समय हमेशा आपका वेट डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है। अगर आपकी लिफ्ट नीचे जाते समय डी एक्सेलरेट करती है तो आपका वजन बढ़ेगा। क्लियर है बात समझ में सारी? तो हमने सारे केसेस करे, ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड से कोई चेंज नहीं वेट में, नीचे यूनिफॉर्म स्पीड से कोई चेंज नहीं, क्यों एक्सेलरेशन जीरो होगी ना। ऊपर एक्सेलरेट करेगी स्पीड बढ़ेगा तो आपका मास भी बढ़ेगा, अब सॉरी आपका वेट भी बढ़ेगा। ऊपर डीएक्सेलरेट करेगी तो वेट घटेगा, नीचे एक्सेलरेट करेगी तो आपका वेट डिक्रीज होगा, नीचे डीएक्सेलरेट करेगी तो आपका वजन बढ़ेगा। एक और स्पेशल केस है, अगर आप नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आपकी जी होती है, वो वाला केस। एक और केस करते हैं, फ्री फॉलिंग, लास्ट केस है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन जी के इक्वल है, आप नीचे जा रहे हो, एक्सेलरेशन इज जी, आपकी एक्सेलरेशन जी है। अब बताओ, इक्वेशन लिख के बताओ मुझे प्रॉपर तरीके से, व्हाट विल हैपन टू योर वेट। इक्वेशन लिख करके प्रॉपर तरीके से बताना है। मुझे क्लियर नहीं हुआ बेटा आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। जल्दी बताओ। नीचे एक्सेलरेट कर रही है नीचे तरफ, जी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, व्हाट विल बी द वेट, दिस कॉल्ड अपैरेंट वेट, इसे अपैरेंट वेट कहते हैं। दिस इज द वेट शोन बाय मशीन, दिस इज वेट शोन बाय वेइंग मशीन, द मशीन इतना वेट शो करेगी। इसे हम नॉर्मल, इसे रिएक्शन भी कह देते हैं, एंड दिस विल बी अपैरेंट वेट। सोच के लिखो, सोच के, बिल्कुल सोच के लिखना है। नीचे जा रही है हमारी बॉडी, नीचे आ रही है, पहले प्रॉपर इक्वेशन लिखो। हाँ फिक्स नहीं है, ठीक है। बच्चा पूछ रहा है कि क्या वेट कम होगा, ज्यादा होगा, कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा, फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन के ऊपर, डी एक्सेलरेशन के ऊपर, है कि नहीं। अभी हमने जितने भी फॉर्मूले देखे सब में ऐसे ही हो रहा था, किसी में एम जी प्लस ए आ रहा है, किसी में एम जी माइनस ए आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आ रहा है, तो फिक्स होना जरूरी नहीं है। लास्ट में सिचुएशन लिखो बेटा, इसका क्या आएगा जल्दी बताओ, इसका क्या आंसर आएगा? किसी ने नहीं बताया। बॉडी नीचे जा रही है, नीचे कर रही है, नीचे फ्री फॉल कर रही है, नीचे एक्सेलरेशन हो रही है, तो कौन बड़ा हुआ? हु इज बिगर, mg और r? कौन बड़ा है? mg बड़ा है या r बड़ा है? mg हम लिखेंगे mg माइनस r इज इक्वल टू वो फोर्स जो एक्सेलरेट करवा रहा है, एंड दैट इज mg। सो r इज इक्वल टू 0, R will be 0। तो आपकी जो मशीन है वो शो करेगी 0, आप वेटलेस हो जाओगे, ठीक है। आप मशीन पे खड़े होगे लेकिन आपको लगेगा कि आपके पैरों के नीचे कुछ है ही नहीं, और हो सकता है आप हवा में उड़ने लग जाओ। ड्यूरिंग फ्री फॉल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल उड़ रहे हो हवा में या फ्लोट कर रहे हो पानी में, ऐसा फील होगा। दैट इज द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस। इसका मतलब क्या है? अगर एक बहुत भारी सी चीज और आप, एक बस है, एक बस गिर रही है नीचे, आप भी बस में से कूद गए नीचे, तो बस भी गिर रही है और आप भी गिर रहे हो। गिरते गिरते आप बस को ऐसे कर लोगे तो आपको बोझ फील नहीं होगा बस का, ठीक है। यू विल बी एबल टू लिफ्ट अ बस ड्यूरिंग इट्स फॉल। फ्री फॉल में आपको बस का वेट ही नहीं फील होने वाला, एंड यू कैन लिफ्ट अ हैवी माउंटेन आल्सो व्हिच इज फॉलिंग फ्रीली। समझ गए? क्यों? उसका वेट ही नहीं होगा ना, वेटलेस होगा। आप भी गिर रहे हो, वो भी गिर रहे हैं, दोनों फ्री फॉल है, ठीक है। अगर जमीन तक नहीं पहुंचोगे तो तुम लोग हीरो बन जाओगे भाई। एक माउंटेन उठा करके आप गिर रहे हो नीचे, और कोई फोटो खींच लेगा, कहेगा हाँ भाई वाकई में बंदे ने फोटोशॉप नहीं कर रखा, तो रियल में माउंटेन उठाई हुई है, या रियल में एक बस को उठाया हुआ है।
बिकॉज ड्यूरिंग फ्री फॉल वेटलेसनेस फील होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ सिचुएशंस ली, कल हम इसके कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर, ब्लॉक्स के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ब्लॉक्स ऑन इंक्लाइन प्लेन, ब्लॉक ऑन प्लेन। ठीक है, दो ब्लॉक्स आपस में टक्कर मार रहे हैं, ब्लॉक एंड पुली। ठीक है, अगर बस मान लो किसी सिचुएशन में बस गिरने लग गई नीचे, ठीक है, एक पुल के ऊपर से नीचे गिर गई और आप भी कूद गए, तो बस भी गिर रही है, आप भी गिर रहे हो। मान लो जमीन बहुत दूर है, तो आप गिरते गिरते अगर ऐसे कर लोगे ना, तो बस विल बी ऑन योर हैंड्स, और ऐसा लगेगा जैसे आपने बस को उठाया हुआ है। बस भी गिर रही है, आप भी गिर रहे हो, वेटलेसनेस। ये सिचुएशन है ये वाली। क्लियर है? तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो सी यू, बाय।